Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग बच्चों. तो तब तक और बच्चे ज्वाइन करते हैं. लेट अस डू वन क्वेश्चन, दिस वन. ठीक है. So 1 angstrom is how many meters? 1 angstrom is equal to 10 to the power. 1 angstrom is equal to 10 to the power minus 10 meter. Thank you. हो रहा है? Are you getting? Yes, Yes. sir. होने वाला है.
Find its molecular weight. We have to find out the molecular weight of this plant virus. Okay. Shall I discuss or wait? सर 1 मिनट रुक जाओ. Okay, okay.
Taking too much time? Is there anyone who is close to the answer? तो पाई की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है कुछ, क्या क्या किसकी वैल्यू? फिर वो फ्रैक्शन में आ रहा है कुछ। हाँ, फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन मतलब किस तरह से? 5 into pi into 10 to the power minus 19/3. नहीं नहीं नहीं, कौन आदित्य बोल रहे हो? Yes, sir. नहीं नहीं, गलत है। चलो देखो, चलो डिस्कस ना। और किसी का है? सर वो वेट ऑफ सिंगल वायरस वॉल्यूम अपॉन 0.75 और फिर इनटू एवोगाड्रो नंबर। क्या क्या, कौन? लिपिका बोल रही हो? यस सर। क्या फिर से बताओ? what approach did you follow? सर वॉल्यूम ऑफ सिंगल पार्टिकल पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा और तो फिर उसमें वैल्यूज डाल के उसमें जो वैल्यू आएगी तो फिर वो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगी। ठीक है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम आपकी हो गई 0.75 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। तो वो क्योंकि 0.75 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ग्राम, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब 1/0.75 ग्राम हो गया। और फिर उसके बाद दोनों साइड अगर v को मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम को तो फिर v अपॉन 0.75 आ गया। ठीक है, ये v अपॉन 0.75 इज व्हाट? मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू सर वेट ऑफ सिंगल वायरस। वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड, एक्सेलेंट, रादर ऐसे एक्सेलेंट लिपिका, बहुत अच्छा तुमने सॉल्व किया है। ठीक है, समझ में आ गया? और किसी को? देखो, हियर वी हैव टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर वेट। ध्यान से देखो, ठीक है ना? इफ वी हैव टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? तो मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग डिफाइन करते हैं, molecular weight is defined as weight of 1 mole। किसी भी मॉलिक्यूल के 1 मोल का जो वेट होगा, ठीक है ना, तो वेट ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल आ जाता है। ठीक है, तो अब अगर हमें किसी भी जगह पे, ठीक है ना, अगर हमें किसी भी जगह पे, एक मिनट रुक जाओ। तो अगर हमें वेट ऑफ 1 मोल निकालना है, तो वेट ऑफ 1 मोल इज इक्वल टू, हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ 1 पार्टिकल या 1 मॉलिक्यूल इनटू 6.022 into 10 to the power 23। मॉलिक्यूलर वेट इज द वेट ऑफ 1 मोल, ये मेरे ख्याल से सब जानते होंगे। तो अगर एक पार्टिकल का नहीं जानते हो तो जान लो, अगर एक पार्टिकल का मास हमने निकाल लिया और उसको 1 मोल में जितने पार्टिकल होंगे अगर उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस विल गिव यू द वेट ऑफ 1 मोल दे देगा। तो अब यहाँ पे हमें जो बेसिकली कैलकुलेट करना है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ वायरस पार्टिकल। तो वेट ऑफ 1 मोल ऑफ वायरस निकालने के लिए हमें वेट ऑफ सिंगल वायरस निकालना पड़ेगा। तो अगर वायरस, सिंगल वायरस, चूंकि यहाँ पे दे दिया गया है अज्यूमिंग वायरस इज अ सिंगल पार्टिकल, तो अगर एक वायरस को इफ यू अज्यूम इट टू बी अ सिंगल पार्टिकल, तो दैट मीन्स वेट ऑफ सिंगल वायरस हमें निकालना है। तो वेट ऑफ 1 वायरस जो होगा, तो ये कैसे निकालेंगे? तो ये देखो, वायरस किस तरह का दिया गया है, तो वायरस को लेना है सिलिंड्रिकल पार्टिकल के फॉर्म में एज्यूम करना है, जिसमें कि इसका जो लेंथ होगा दैट इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रम लॉन्ग है और इसका जो डायमीटर है दैट इज इक्वल टू 150 एंगस्ट्रॉम है। तो वी कैन से
the volume of single virus particle is equal to, तो वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल या वन वायरस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच मतलब 22/7, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 150 डिवाइडेड बाई 2, या तो इसको जैसे ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर में लिख देंगे। तो 150 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर आ जाएगा, इंटू एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 5000 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सिंगल वायरस पार्टिकल। और अगर वॉल्यूम ऑफ सिंगल वायरस पार्टिकल निकाल लिया है तो हमें निकालना क्या है, वेट ऑफ वन वायरस पार्टिकल निकालना। तो इस केस में ये देख सकते हैं कि अगर वॉल्यूम अगर 0.75 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका वेट जो होगा वो 1 ग्राम होगा। यहाँ पे ये रिलेशन दिया हुआ है, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड मास। तो अगर 0.75 सेंटीमीटर क्यूब का वेट 1 ग्राम है तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा तो उसका वेट कितना आ जाएगा, 1/0.75 ग्राम। इसको कैलकुलेट करोगे, सपोज दिस इज इक्वल टू v सेंटीमीटर क्यूब, तो हम लोग इसलिए कह सकते हैं कि जो v सेंटीमीटर क्यूब होगा तो v सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 1/0.75 इंटू v ग्राम आ जाएगा। तो दिस इज द वेट ऑफ सिंगल वायरस पार्टिकल। और अगर सिंगल वायरस पार्टिकल का वेट निकाल दिया है उसको अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 1 मोल का वेट निकल जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? Yes. ठीक है, चलो ये एक्चुअली आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये जेई एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो सिंपल, मतलब 9th क्लास के कंसेप्ट के ऊपर ये बेस्ड था क्वेश्चन। चलो हमने जो लास्ट क्लास में देखा था तो हमने परसेंटेज ऑफ ओलियम वाला केस देखा था। अब कंसंट्रेशन का और भी कुछ कुछ होता है, लेकिन उसको समझने के लिए मैंने बताया था कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, डिफरेंट कंसेप्ट। तो हम लोग अलग कंसेप्ट पे आते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग समझते हैं और वो आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ जाते हैं। तो ये जान लो, ऑक्सीडेशन स्टेट के कैलकुलेशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, जैसे अगर तुम्हें 10th क्लास में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ये मतलब हर एक केस के लिए आ जाता है कि 10th क्लास में तुमने पढ़ा होगा रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब पढ़े हो कि नहीं? यस सर। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इस तरह से पढ़ा होगा ना? Yes, sir. तो एक्चुअली वो जो डेफिनेशन होता है दैट इज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन। वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का वो सही डेफिनेशन नहीं होता है। वो हम लोग 10th क्लास के लिए उसके हिसाब से हम लोग उन चीजों को जानने के लिए ऐसा करते हैं, बट दैट यू कैन नॉट यूज इन एवरी केस, सारे केसेस में। जैसे once you understand the concept of oxidation state then you will understand कि हम लोग कैसे इस चीज को यूज करेंगे, कि ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन करेंगे एंड रिडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है ना? तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, और इसका हर जगह पे यूज आ जाता है। तुम कोई भी एग्जाम लोगे, हर एक एग्जाम में इस कंसेप्ट का यूज आ जाएगा। तो अगर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट को समझना होगा, कैलकुलेट करना होगा, हम लोग उस चीज पे थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं, ठीक है ना? तो देखो ऑब्वियसली अभी तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट के को निकालने के लिए कुछ चीजों को लर्न करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना? मैं पहले उस चीज को डिफाइन करूंगा, फिर मैं बता दूंगा कि व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, हमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन कर देते हैं
कि हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कहते किसको है, ठीक है ना। तो ये लिख लो, चार्ज पर एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। चार्ज पर एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। चार्ज पर एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब ये हो जाएगा कि वन एटम पे जो चार्ज प्रेजेंट होगा दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब सिंस वी डिफाइन ऑक्सीडेशन स्टेट इन द फॉर्म ऑफ ए चार्ज एंड वी नो charge on any atom can be either positive or negative, and if charge on any atom can be either positive or negative, so we can say the oxidation state of any atom can be either positive or negative. So we have to take both. Charge can be oxidation state can be either positive or negative, plus oxidation state or minus oxidation state. अब जैसे सपोज करो कि if we have taken Na plus, if we have taken Na plus, so we can say in Na plus one atom is there on, and on one atom of sodium we are having plus one charge. So we can say oxidation state of sodium in Na plus is equal to charge which is present over here, so it is equal to plus 1. So we have to show the sign also because this is the charge. Similarly अगर हमने मान लो ले लिया है सपोज Hg2 प्लस ले लिया है, तो यहाँ पे if we have to find out the oxidation state of Hg in Hg2 plus is equal to, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये we are having 2 मरकरी, Hg के 2 एटम्स हैं और Hg के 2 एटम्स पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो 1 एटम पे कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। तो सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Hg इन Hg2 प्लस इज इक्वल टू प्लस 1। उसी तरह से जैसे हमने O2 माइनस लिया है, तो इन O2 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन जो आएगा दैट इज इक्वल टू -2। या मान लो हमने ले लिया है O2 माइनस, तो O2 माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन जो आएगा, तो सिंस वी कैन से ऑन द 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन देयर आर -2 चार्ज, तो सिंगल एटम पे कितना आ जाएगा, -1 चार्ज। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एटम इन एनी पर्टिकुलर स्पीसीज। लेकिन ये तो था सिंपल वाला केस था, तो सिंपल वाले केस में हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी इजीली कैलकुलेटेड, बट इफ वी आर हैविंग डिफरेंट केसेस व्हिच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस वन, जैसे फॉर एग्जांपल हमने मान लो ले लिया SO4 2 माइनस है, NH4 प्लस है, ठीक है, H3O प्लस है, इस तरह का इफ वी आर हैविंग इस तरह के इंफिनिटी मतलब बहुत सारे केसेस आ जाएंगे। तो अगर इस तरह का केस आएगा तो इस तरह के केस में हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स की, सल्फर का क्या होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो इफ वी हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट वेयर सेम काइंड ऑफ एटम्स आर नॉट प्रेजेंट, जैसे यहाँ पे all the atoms are same, तो in that case it is very easy to calculate the oxidation state, बहुत easily निकाल सकते हैं। जैसे मान लो I3 माइनस है, तो I3 माइनस में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन निकालना है तो कितना आ जाएगा, तो 3 आयोडीन पे -1 चार्ज है, तो 1 आयोडीन पे कितना आ जाएगा, -1/3। तो इफ वी आर हैविंग द सेम काइंड ऑफ एटम, एक ही तरह का अगर एटम रहेगा, तो उस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत आसान है, इजीली निकाल सकते हैं। वी डोंट हैव टू लुक इनटू एनीथिंग, बट it won't be always given in this form if we have to calculate the oxidation state of any atom where different atoms are present and they are present in different forms. So in such cases how do we calculate the oxidation state, हम लोग उस पॉइंट को समझते हैं, उस चीजों को
समझते हैं, ठीक है ना। उसको देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो देखो बताएंगे कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट का कैलकुलेट करने का तरीका होगा, कैलकुलेट करने का, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट का मैं एग्जैक्ट तरीका बता रहा हूं, ठीक है ना, कि एक्चुअल तरीका ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालने के लिए हमें दो चीज की जरूरत होती है। वी रिक्वायर टू थिंग्स, दो चीज चाहिए होगा, ठीक है ना। जो मतलब अगर ये दो चीज जानते हो तो यू कैन कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ऑल द कंपाउंड्स, चाहे वो किसी भी कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो। और उसमें सबसे पहला जो होता है वो स्ट्रक्चर होता है। द फर्स्ट इज द स्ट्रक्चर और सेकंड इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहले मैं इन दोनों को थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन हम लोग इस चीज को यहाँ पे ज्यादा डिटेल्स में नहीं देखेंगे, बिकॉज स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है ये हायर क्लासेस की बातें आ जाती है। हम लोग अलग चैप्टर इसका आ जाता है, जब तुम 11th क्लास में जाओगे तो उसका अलग चैप्टर आ जाता है। लेकिन I'm just giving you the idea what is the meaning of structure and what is the meaning of electronegativity। देखो स्ट्रक्चर का मतलब होता है जैसे कि सपोज इफ यू हैव टेकन H2O, अगर तुमने H2O लिखा है तो इफ यू हैव रिटन H2O तो इसको देखने से यू कैनॉट डिसाइड कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये किस तरह से अटैच्ड है, ये किस फॉर्म्स में अटैच्ड होगा। दैट वी कैनॉट से एनीथिंग फ्रॉम दिस वन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिकली दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो लिखा गया है तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे हमने H2SO4 लिखा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलेंगे। कि इसमें खाली मॉलिक्यूल्स में कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट होंगे, CO2 हमने लिखा है, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इन इन दिस केस हम लोग सिर्फ ये बता सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मेशन हुआ है उसमें विच atoms are involved in the formation of this molecules which is called molecular formula, उसको बोलते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि इसका अरेंजमेंट कैसा होगा, ये एटम्स जो है वो किस तरह से अरेंज्ड होंगे, किस तरह से अटैच्ड होंगे। तो जैसे अगर तुम स्ट्रक्चर H2O का लिखोगे तो H2O का स्ट्रक्चर लिखोगे तो इसमें एक्चुअल क्या होता है, ऑक्सीजन से दोनों हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है। इस तरह से ऑक्सीजन से दोनों हाइड्रोजन इस बॉन्ड के फॉर्म में जुड़ा हुआ रहता है। और ये हम लोग इसको निकालना सीखते हैं, दैट वी स्टडी इन चैप्टर, एक चैप्टर आता है केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है ना, मुश्किल नहीं होता है। हम लोग इसके बाद जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख लेंगे उसके बाद हम लोग इसी चैप्टर पे आएंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग, जो दोनों इसमें यूज होता है, ठीक है ना। एंड दैट इज द बेसिक थिंग जो हम लोग सब जगह यूज करेंगे। तो हम लोग एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि इसका यूज 10th क्लास में भी आ जाता है, और केमिकल बॉन्डिंग जो होगा वो तुम्हारा 10th क्लास में उसका एप्लीकेशन कोई खास नहीं होता है। तो हम लोग पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना इसलिए सीख रहे हैं सो दैट वी कैन यूज ऑल द कंसेप्ट्स ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट इन क्लास 10th आल्सो, या NTSC या किसी भी एग्जाम में नॉर्मली इस कंसेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस बहुत आजकल आ जाते हैं। सो दैट इज व्हाई वी आर स्टडीइंग ऑक्सीडेशन स्टेट के कैलकुलेशन को, इसलिए हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ये तुम पढ़ोगे कि कैसे निकालेंगे, हाउ डू वी कैलकुलेट द स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंपाउंड। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग ये बोलेंगे कि स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। तो स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि किस तरह से ये अटैच्ड होगा, किस बॉन्ड से, दिस इज कॉल्ड, इसको बॉन्ड हम लोग बोलते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। जैसे अगर तुम H2SO4 का लोगे, और ये स्ट्रक्चर सब निकालना बहुत आसान है, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। अभी तुम्हें लगता होगा कि सर कैसे स्ट्रक्चर बना देंगे, लेकिन जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तो उस टाइम पे तुम लोग इजीली समझ जाओगे कि सर ये स्ट्रक्चर निकालना तो बहुत आसान है। तो इफ यू
सी द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4, तो H2SO4 का ये स्ट्रक्चर होता है, ये आ जाएगा। मतलब सल्फर जो होता है तो ऑक्सीजन से, इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, ये बॉन्ड जो है इसको हम लोग बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। जहां पे एक बॉन्ड रहेगा दैट इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड, और जहां पे दो बॉन्ड रहेगा तो दो को इंग्लिश में डबल भी बोलते हैं, सो दैट इज कॉल्ड डबल बॉन्ड बोलेंगे। तो इन दिस केस सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड भी होगा और सिंगल बॉन्ड भी होगा, ये वाला सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो इन दिस केस वी कैन से सल्फर ऑक्सीजन का अटैचमेंट इस तरह से होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड होगा, और इस तरह से दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4 का ये स्ट्रक्चर आ जाता है। इसके बाद दूसरा अगर हम लोग CO2 का लिखेंगे तो CO2 का स्ट्रक्चर इस तरह का होगा, कार्बन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, मतलब ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, कार्बन दोनों ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होता है। तो ये हमने बताया, दिस इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंपाउंड। कंपाउंड के स्ट्रक्चर का मतलब ये आ जाता है कि उसमें एटम्स का अरेंजमेंट किस तरह से है। सर हाउ कैन वी टेल इफ द फार्मूला हैज अ डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड? देखो वही चीज मैंने बताया कि एक्चुअली क्या होता है ना, कि इसको निकालने का मैंने बोला है, जैसे एक ने पूछा है कि सर ये कैसे समझेंगे कि किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड होगा कि सिंगल बॉन्ड होगा, तो एक्चुअली उसके लिए मैंने बताया था कि दैट वी स्टडी इन केमिकल बॉन्डिंग, इसको समझने के लिए। लेकिन अगर तुमने पूछा है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं, अगर समझ जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं समझ जाओगे तो सोच लेना, हम लोग इसको आगे वाले चैप्टर में स्टडी करते हैं। जैसे ये जान लो कि सपोज करो कि अगर हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ऑक्सीजन के पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। और अगर ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीजन को टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, इसको कितना चाहिए? तो इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे मान लो हम लोग हाइड्रोजन लेते हैं, तो हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो होता क्या है कि जब हाइड्रोजन का दूसरा हाइड्रोजन इसके पास आता है तो ये इस हाइड्रोजन से 1 ही इलेक्ट्रॉन लेता है, और जब ये इस हाइड्रोजन से 1 ही इलेक्ट्रॉन लेगा तो इससे क्या होगा कि इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो अगर दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो दोनों हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, और एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने दिया है। इस हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, और इस हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, और जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो उसी तरह से क्या होता है कि अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन को एक्चुअल में क्या चाहिए? तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिससे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे ही 2 जुड़ेगा तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब अगर तुम देखोगे कार्बन जैसे लेते हो, ठीक है, वैसे ये नहीं समझ में आएगा तो इसको छोड़ देना। हम लोग, मैंने बताया कि दिस वी स्टडी इन केमिकल बॉन्डिंग, और समझ गए तो बहुत बड़ी बात है। अब जैसे कार्बन की बात अगर करोगे, ठीक है, तो कार्बन की बात करोगे तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, 2 and 4। तो इसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दोगे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसका मतलब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, ठीक है ना, और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कार्बन का जो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है ऑक्सीजन से।
और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन को देता है और 2 इलेक्ट्रॉन उससे ये शेयर कर लेता है। मतलब ये चारों इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ये चारों इलेक्ट्रॉन पे कार्बन का भी अधिकार रहेगा और ऑक्सीजन का भी अधिकार रहेगा। तो चूंकि ये मतलब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है और जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो हमने देखा है एक बॉन्ड बनता है, और जब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो डबल बॉन्ड बनता है। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, उससे हमें पता चलता है कि कितने बॉन्ड बनते हैं। ठीक है कनिषा, गॉट इट? यस सर, थैंक यू। ठीक है, चलो वैसे इस चीज का मतलब वी डू नॉट बॉदर अबाउट दिस थिंग, बिकॉज ये एक्चुअली ना बहुत वास्ट, फिर इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस वन। हाउ डू वी अंडरस्टैंड डबल बॉन्ड कहाँ रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड 3 बॉन्ड भी आ जाते हैं। ठीक है ना? तो राइट नाउ वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट हाउ टू कैलकुलेट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस वन, मतलब हाउ टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंपाउंड। हम लोग अभी उसका टेंशन नहीं ले रहे हैं। ठीक है ना? अभी मैं जस्ट ये बता रहा हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। ठीक है ना? दैट वी स्टडी सेपरेटली। बिल्कुल, मतलब ये चीज सब दिमाग में रख लो, सब बिल्कुल नहीं रखोगे तो अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज कर जाओगे कि सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। अभी हम लोग वी आर वेरी मच फोकस्ड अबाउट what is the meaning of structure. We will separate this thing, we will take this thing separately, how to know, how to find the structure of any compound. इसको हम लोग अलग से डील करेंगे, और मैंने बताया कि इसके बाद इसको डील करेंगे। पहले ले लेते, लेकिन तुम्हें फिर 10th क्लास में इसका फायदा, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर का फायदा तुम्हें 10th क्लास में बहुत ज्यादा नहीं मिल पाएगा, और ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर होता है तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। अभी मैं प्रिसाइजली पढ़ा रहा हूं, इसीलिए दैट इज व्हाई आई हैव टेकन दिस ऑक्सीडेशन स्टेट, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है ना? बहुत सारे चीजों को तुम सॉल्व कर सकते हो इसके बेसिस पर कि ऑक्सीडेशन किसका होगा, रिडक्शन किसका होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, ये इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना? तो अभी ये बिल्कुल क्लियर कर लो कि यू डू नॉट हैव टू बॉदर अबाउट हाउ टू नो द स्ट्रक्चर, what you have to think what is the meaning of structure। स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, एक कौन सा एटम किस एटम से, किस बॉन्ड से, कितने बॉन्ड से अटैच्ड है, ये स्ट्रक्चर का मतलब आ जाएगा। और उस केस में, इन दैट केस व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी किसी भी तरह से डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड अलग अलग तरह से अटैच्ड हो सकता है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, चलो अब सेकंड जो पॉइंट आते हैं, हम लोग सिर्फ इसको समझ रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब हम लोग देख लेते हैं कि जैसे सपोज करो तुमने कोई बॉन्ड बना दिया, जैसे ए और बी के बीच में बॉन्ड, तो थोड़ा बहुत पढ़े होंगे कि ये बॉन्ड है, और इस बॉन्ड में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन ए का है, एक इलेक्ट्रॉन बी का है। एक्चुअली होता क्या है, तो होता ये है, जैसे मान लो हम लोग सपोज वी आर कंसिडरिंग, कोई एक केस ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने लिया है HCl का केस लिया है। तो इस केस में तुम क्या देखोगे, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के इज हैविंग 17 इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, 287। तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब लोग पढ़े होंगे ना 9th क्लास में मेरे ख्याल से। Yes, sir. तो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन इज 287। तो कह सकते हैं कि क्लोरीन के वैलेंस शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा तो इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, और दोनों खुश हो जाएगा। ऑक्टेट या डुप्लेट अगर कंप्लीट हो जाएगा तो दोनों खुश हो जाता है, मतलब वो स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे इसलिए क्या होता है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन ऑल्सो रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन ऑल्सो रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन बोथ रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन,
तो ये आपस में कॉम्प्रोमाइज करता है। कैसे कॉम्प्रोमाइज करता है? तो ये बोलता है कि अगर मैंने अपना इलेक्ट्रॉन तुमको दे दिया और क्लोरीन तुमने अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दिया, तो मेरे पास तो ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 और 1, 7 इलेक्ट्रॉन को हमने ग्रुप में कर दिया। 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, एक जो अकेला था उसको यहाँ पे कर दिया। और हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये बोलता है कि इफ वी शेयर दीज इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली, अगर हम लोग दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पे दोनों का अधिकार रहे। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन, मतलब पार्टनरशिप, जैसे किसी कंपनी को खोलते हैं तो जिसके पास, मान लो कि हमारे पास भी पैसा है, तुम्हारे पास भी पैसा है, एंड वी हैव अ पार्टनरशिप, तो दोनों का इफेक्टिवली पैसा रहेगा। और उस पे अगर हम किसी बिजनेस को वो करते हैं, रन कराते हैं, तो इसका मतलब वी बोथ कैन, मतलब वी बोथ आर हैविंग द कंट्रोल ओवर दैट मनी, और हम लोग दोनों उस चीज को यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पे सेम वही चीज होता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन ये आपस में शेयर कर लेता है। इससे ये होता है कि इस इलेक्ट्रॉन पे क्लोरीन का भी कमांड हो जाता है, जिसकी वजह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। और इस इलेक्ट्रॉन पे हाइड्रोजन का भी कमांड हो जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। तो इसी चीज को हम लोग ऐसे दिखाते हैं कि H लिया है और Cl लिया है, और इसने एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है, म्यूचुअल शेयरिंग किया है। तो इस केस में क्या होगा, ये एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखो, इस केस में जब ये बॉन्ड बना था, जैसे जब कोई बिजनेस शुरू होता है, मान लो कि 2 पर्सन है, ए और बी, और ये दोनों सब कुछ इक्वली दे के, ठीक है ना, बिजनेस को शुरू करता है। बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर 2 अलग अलग माइंड सेट के लोग होते हैं, तो दोनों में अब किसी का कंट्रोलिंग, किसी का अथॉरिटी, मतलब अथॉरिटेटिव ज्यादा होता है, किसी का एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल ज्यादा होता है, और किसी का एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल कम होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इफ द बोथ द पर्सन्स आर हैविंग डिफरेंट स्किल और डिफरेंट एटीट्यूड, तो दोनों का जो कमांड होगा कंपनी पे एक समान नहीं होगा। हो सकता है जो ज्यादा चालाक हो, ज्यादा पावरफुल हो, वो ऑल्दो दोनों ने सेम पैसा दिया है, लेकिन जिसका पावर ज्यादा होगा, जिसका जो ज्यादा स्ट्रांग होगा, वो इस कंपनी पे अपना अधिकार ज्यादा दिखा सकता है। हो सकता है लोग उसकी बात को ज्यादा मान लें। इज इट क्लियर? मतलब दोनों सेम सब कुछ किया है, बट स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि किसी एक का कमांड ज्यादा हो और किसी एक का कमांड कम हो। हाँ, ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं, अभी उसका टेंशन नहीं लो, ठीक है कनीषा? ये पढ़े हो गए ना, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन पढ़े हो? कनीषा? Yes, sir. एल्काइन पढ़ा है? Yes, sir. तो एल्काइन इज हैविंग, इन एल्काइन वी आर हैविंग ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना? जैसे एल्केन होता है, तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड होते हैं, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है कार्बन के बीच में, एंड इन एल्काइन वी आर हैविंग C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है? Okay, sir. तो मैंने ये बताया कि अगर 2 पर्सन मिलके एक ही बिजनेस में इक्वली दोनों ने कंट्रीब्यूट किया, स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इफ वन पर्सन इज मोर पावरफुल, तो उसका कमांड जो होगा उस बिजनेस पे ज्यादा हो सकता है, उसका अथॉरिटी जो होगा वो ज्यादा हो सकता है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द पर्सन ऑल्सो, ठीक है? तो इन द सेम वे वी कैन से कि H और Cl, H ने और Cl ने दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी सिंस H और Cl दोनों अलग अलग है, तो इन दोनों में से किसी एक का
इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो कमांड होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो बिजनेस के ऊपर कमांड होगा, ठीक है ना, वो किसी एक का ज्यादा हो सकता है। और अगर किसी एक का ज्यादा होगा तो इन दिस केस जिसका बिजनेस के ऊपर कमांड ज्यादा होगा हम लोग बोलेंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हाउ डू वी डिफाइन, तो वी डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का टेंडेंसी जो होता है, पुलिंग टेंडेंसी टुवर्ड्स इटसेल्फ, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब इसको जैसे स्ट्रक्चर के बारे में लिख लो, स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, तो लिख लो स्ट्रक्चर डिफाइंस द अरेंजमेंट ऑफ एटम, structure defines the arrangement of atom in any molecules. Structure defines the arrangement of atom in any molecules. Structure defines the arrangement of atoms in any molecules. ठीक है ना, मतलब एटम एक दूसरे से किस तरह से अटैच्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, किस तरह से अटैच्ड होगा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लिख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लिख लो इलेक्ट्रॉन पुलिंग टेंडेंसी ऑफ द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पुलिंग टेंडेंसी electron pulling tendency of any bonded electron by any atom, electron pulling tendency of bonded electron by any atom is called its electronegativity, is called its electronegativity। ठीक है ना, मतलब किसी भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का जो टेंडेंसी होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हम लोग इसको बोलेंगे। ठीक है ना, और जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी हम लोग बोलेंगे उसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करने का टेंडेंसी वुड बी मोर, मींस द एटम व्हिच इज हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या इसके नीचे लिख लो द एटम व्हिच इज हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द एटम व्हिच इज हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी the atom which is having more electronegativity is having more tendency to pull the bonded electron towards itself। ठीक है ना, तो इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि जैसे HCl का केस हम लोग लेंगे तो HCl वाले केस में हाइड्रोजन और क्लोरीन दो एटम है। इफ वी आर सेइंग कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इट मींस कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का क्लोरीन का अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी ज्यादा होगा हाइड्रोजन के मुकाबले। मतलब हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कम खींचेगा और क्लोरीन जो होगा वो ज्यादा पावर दिखाएगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा। इज इट क्लियर? अब ये कैसे डिसाइड करेंगे किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम? तो ये मैंने बोला है कि इस वाले पोर्शंस पे अभी हम लोग नहीं आते हैं, इस चीज को हम लोग सेपरेटली स्टडी करते हैं। तो यहां पे अब देखो कि इफ वी आर सेइंग कि इफ क्लोरीन इज
more electronegative than hydrogen. If chlorine is more electronegative than hydrogen, इसका मतलब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करने का टेंडेंसी हाइड्रोजन के मुकाबले ज्यादा होगा। और अगर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन पुल करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे, मान लो अगर तुम इसको अलग करके देखते हो, इफ यू वांट टू ब्रेक दिस बॉन्ड, अगर तुम इस बॉन्ड को तोड़ के देखना चाहते हो, H और Cl को अलग करके देखना चाहते हो, तो जैसे ही H और Cl को अलग करने की कोशिश करेंगे, सिंस क्लोरीन इज मोर पावरफुल, मींस इफ क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी ज्यादा पावर दिखाएगा और ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपने में ले लेगा। और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अगर अपने साथ ले लेगा तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला जाएगा। तो अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला जाएगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास आ गया और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां से हट गया। और चूंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा तो जब इलेक्ट्रॉन हटेगा तो उस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन हटने का मतलब नेगेटिव चार्ज हटना, तो नेगेटिव चार्ज हटना तो उसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। और किसी में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो इलेक्ट्रॉन ऐड होने का मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि इफ वी ब्रेक HCl, अगर HCl को ब्रेक करेंगे तो H पे एक पॉजिटिव आएगा और Cl पे एक नेगेटिव आएगा। और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा बॉन्ड को तोड़ने के बाद, दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन कितना आ गया, -1 आ गया। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एटम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के लिखने के बाद वी सी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद जब बॉन्ड को तोड़ेंगे उसके बाद आफ्टर द डिसोसिएशन ऑफ द बॉन्ड, द चार्ज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द एटम इज the electronegativity of the charge introduced on the atom is the oxidation state of that particular atom. Is it clear to all of you? ये सबको क्लियर है? Yes, sir. चलो अगर सबको क्लियर है तो मैं ये अभी जो मैंने केस दिया था, ठीक है ना, उसका सॉल्व करो। लिखो कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ all atom in the following cases। सबसे पहला हमने जो CO2 का लिया था, स्ट्रक्चर तो हमने बता ही दिया था, ये वाला, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। दूसरा हमने लिया था कौन सा केस, H2O का, इसमें ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तीसरा केस हमने लिया था H2SO4 का, and the structure of H2SO4 is this one and the electronegativity order is this one। ठीक है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के मुझे बताओ। CrO5 का oxygen is more electronegative than chromium।
Sir, I had a doubt. Yeah, ask me. सर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हर एटम की डिफरेंट होगी क्या फॉर डिफरेंट फॉर्मूला? डिफरेंट हो, हाँ बिल्कुल, कुछ भी, इट कैन बी एनीथिंग. यू यू कैनॉट से सेम होगा, डिफरेंट होगा, इट कैन बी एनीथिंग. ठीक है ना, बट वी हैव टू सी, मतलब जो भी चार्ज, द नेट चार्ज दैट इज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द एटम, दैट वी हैव टू सी. ओके सर. शानवी, तुम्हारा भाई या बहन बदमाश है ना? शानवी, अरे मेरा नाम शानवी, यस सर. ये पहले पहले जब मैं क्लास जब जब क्लास लेते थे तो उसमें ये आ जाती थी, कभी कभी सीखने लगती थी. यस सर, वो मेरा भाई था. अच्छा, भाई है वो. आ गया?
गॉट द आंसर? नहीं हो रहा है? तो पहले वाले में कार्बन का +4 और 2 का -2। ठीक है, गुड, वेरी गुड। सेकंड देखो वाले केस में हाइड्रोजन हाँ, का +1 और ऑक्सीजन का -2। गुड। थर्ड वाले केस में हाइड्रोजन का +1, सल्फर का +6 और ऑक्सीजन का -2। ठीक है, गुड। आदित्य बोल रहे हो ना? यस सर। और फोर्थ वाले केस में Cr का +10 और O2 का -2। Cr का +10? यस सर। नहीं, गलत आ गया। चलो, पहले वाले केस में देखो, कार्बन डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O है, तो I have already written oxygen is more electronegative than C. That means if you break this bond, अगर किसी एक बॉन्ड को तोड़ते हो, तो अगर एक बॉन्ड को तोड़ोगे तो सिंस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज, और इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। लेकिन अभी एक ही बॉन्ड टूटा है, वी हैव टू ब्रेक ऑल दी बॉन्ड्स। तो अगर दूसरा बॉन्ड तोड़ोगे तो इस पे प्लस एक पहले से था, एक और प्लस आ जाएगा, इस पे एक माइनस पहले से था, एक और माइनस आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा। अब देखोगे कि दिस O हैज कंप्लीटली this broken, this oxygen is broken completely, but this carbon is still attached with the oxygen in the left side. So that means we cannot say the oxidation state of this carbon at this point of time, but we can say the oxidation state of oxygen at this point of time. इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा तो -1 ऊपर है, -1 नीचे है, तो नेट चार्ज क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। अब इसको वी हैव टू ब्रेक दिस कंप्लीटली, तो अगर इसको पूरा ब्रेक करोगे, तो अगर एक और बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, और एक और बॉन्ड तोड़ेंगे तो इस पे कितना? इस पे प्लस आ गया, प्लस आ गया, प्लस एक और तोड़ेंगे तो एक और प्लस आ जाएगा, और ऑक्सीजन पे एक और माइनस आ जाएगा। तो इन दिस वे दिस कार्बन इज हैविंग +4 चार्ज, तो यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा, एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2 आ जाएगा। तो तुम ये एक साथ भी बोल सकते थे ऐसे करके कि इफ वी आर हैविंग दिस थिंग, तो इस दोनों बॉन्ड को अगर एक साथ तोड़ेंगे तो इस पे दो बॉन्ड का मतलब 2 माइनस, और यहाँ पे +2, इस दो बॉन्ड को अगर ब्रेक करेंगे तो +2 एंड -2। So in this way, this carbon is having +4 charge, and these two oxygens is having -2 charges. Is it clear to all of you? Yes, sir. तो फिर इसको करो, दूसरा वाला करो जल्दी से, मेक इट फास्ट। फिर हाइड्रोजन का +1 और ऑक्सीजन का -2। हाँ, वेरी गुड। मतलब ये तरीका जो मैं बता रहा हूं कि ये तरीका फिर तुम्हें कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द सेम थिंग इज अप्लीकेबल इन क्लास 11th ऑल्सो। मतलब यही चीज अगर तुमने पढ़ लिया, नोटबुक में लिख लिए, तो फिर यू डोंट हैव टू स्टडी द सेम थिंग इन क्लास 11th, नहीं पढ़ना पड़ेगा। मतलब क्लास 11th में यही सेम चीज यूज कर सकते हो, ठीक है ना? इसलिए इस चीज को थोड़ा ध्यान से कर लोगे तो क्लास 11th का काम भी आसान हो जाएगा, और फिर 10th वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे that will look very simple to you, मतलब बहुत आसान लगेगा कि तो बच्चों वाला खेल है। लास्ट वाले में Cr +6 और O2- होगा ना? ध्यान से करो थोड़ा सा।
Not getting? हो गए। देखो सेकेंड केस में, इन द केस ऑफ OH2O, so if you break this bond and this bond, so that means this hydrogen पे plus 1 आएगा, this oxygen will be having -1 charge because of the breakage of this bond, since oxygen is more electronegative than hydrogen. और इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो हाइड्रोजन पे +1 आएगा और ऑक्सीजन पे -1 आ जाएगा। तो दैट मीन्स दोनों हाइड्रोजन पे जो चार्ज आएंगे, the oxidation state of hydrogen is equal to +1, and this oxygen is having oxidation state of oxygen is equal to -2. ठीक है? यस सर। चलो अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं थर्ड वाले केस में। थर्ड मेरे ख्याल से सबका हो गया होगा, नहीं हुआ फिर से मैं बता रहा हूं। If we have taken H2SO4, so you break this bond first of all. So if you break this bond, तो हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा +1, इस ऑक्सीजन पे -1 आ गया। इसके बाद इधर बच गया, ये बॉन्ड को ब्रेक करो तो ऑक्सीजन पे -1 आ जाएगा और सल्फर पे +1 आ गया, ये आ गया। अब इधर अगर ब्रेक करते हो इस बॉन्ड को, तो ये हाइड्रोजन पे +1 है, ऑक्सीजन पे -2 है, सल्फर अगर इस हाइड्रोजन को ब्रेक करोगे तो सिमिलर आ जाएगा, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में है राइट हैंड साइड में वैसे ही आ जाएगा। ऑक्सीजन पे -1, इसको ब्रेक करोगे -1 आ जाएगा और इधर से +1 ऑलरेडी है, तो इस ऑक्सीजन पे भी नेट चार्ज -2 आ गया, इस ऑक्सीजन पे नेट चार्ज +1 आ गया, इस ऑक्सीजन का नेट चार्ज +1 आ गया, इस ऑक्सीजन का नेट चार्ज -2 आ गया। नाउ वी हैव टू सी ऑफ दिस सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो सल्फर पे पहले इधर +1 था, इधर +1 था, ऊपर वाले ऑक्सीजन को तोड़ोगे तो -2 एंड +2, नीचे वाले ऑक्सीजन को तोड़ोगे तो -2 एंड +2। तो वी कैन से दिस सल्फर इज हैविंग हाउ मच चार्ज +6 एंड ऑक्सीजन का -2 एंड दिस ऑक्सीजन इज ऑल्सो -2। तो मीन्स ऑल द ऑक्सीजन आर हैविंग सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो सिंस ऑल द ऑक्सीजन्स आर हैविंग द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए इसमें -2 सारे ऑक्सीजन का आ गया, हाइड्रोजन का +1 एंड सल्फर का +6। क्लियर है? यस। अब चलो, नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है बाकी से, ठीक है ना। इस केस में देखो, जैसे ये जान लो कि इफ वी हैव टेकन 2 आयोडीन, 2 सेम एटम लिया है, 2 हाइड्रोजन लिया है, तो व्हेनेवर वी आर टेकिंग द सेम एटम, तो दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा? क्योंकि इफ बोथ ऑफ देम आर सेम एटम, तो वी कैन से दे आर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड इफ दे आर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो दोनों को जब तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन किधर भी नहीं जाएगा, दोनों के पास रह जाएगा। क्योंकि दोनों का पावर एक समान है तो दोनों पे बराबर चला जाएगा, तो चार्ज क्या हो जाएगा, 0-0 आ जाएगा। तो दैट मीन्स if there are 2 same atom present, तो because of the breakage of that particular bond, चार्ज जो होगा वो किसी भी तरह का कुछ वहां पे नहीं है। तो दैट मीन्स द फोर्थ केस इज द सिमिलर केस। अगर हमने क्रोमियम यहाँ पे लिया है, ऑक्सीजन लिया है, दिस ऑक्सीजन, तो अगर इस ऑक्सीजन को ब्रेक करोगे, तो इफ यू ब्रेक दिस ऑक्सीजन, तो इस ऑक्सीजन को अगर ब्रेक करोगे तो, या इस ऑक्सीजन को ब्रेक करोगे तो दोनों साइड ऑक्सीजन ही है, तो यू वोंट गेट एनी चार्ज, कोई चार्ज किसी पे नहीं आएगा। मतलब इस पे 0 रहेगा चार्ज और इधर पे भी 0 चार्ज होगा। इसको ब्रेक करने पे इधर पे 0 चार्ज होगा, इधर पे 0 चार्ज आ जाएगा। इज इट क्लियर? सर 0 चार्ज क्यों होगा? क्योंकि बिकॉज बोथ द एटम्स आर सेम। ओके ओके, ठीक है ना। तो इफ बोथ द एटम्स आर सेम, देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर सेम, कुछ भी नहीं होगा।
ठीक है ना? Yes, sir. तो now in this case you can say, अब इस केस में in another cases we are having the difference in electronegativity, and in another cases if we are having difference in electronegativity, तो हम लोग अब अगर बाकी को तोड़ेंगे तो ऊपर वाले को ब्रेक करो तो -2 आ जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे तो 2 है बॉन्ड, इधर +2 आ जाएगा, इस वाले को ब्रेक करो तो क्या आ जाएगा +1 और ऑक्सीजन पे -1 इधर आ गया, पहले से 0 था, इस वाले को तोड़ोगे तो पहले से 0 था, 1 -1 इधर से आ गया, इधर वाले पे पहले से 0 1 था, 1 माइनस आ गया, इधर वाले पे एक 0 पहले से था, 1 माइनस आ गया, इधर से +1 आ गया, इधर से +1 आ गया और इधर से +1 आ गया। तो इस केस इन दिस वे वी कैन से इस ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आ गया -1, इस ऑक्सीजन पे चार्ज -1, दिस ऑक्सीजन इज हैविंग -1 charge, this oxygen is having -1 charge, but this oxygen is having -2 charge and the chromium is having +6 charge. तो यानी कि in this case we can say the oxidation state of chromium is +6, इसका और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा, इसका और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. किसी को डाउट भी है? -6/5 नहीं लिख सकते क्या? इसको -6/5 नहीं लिख सकते? माइनस नहीं, वो बेसिकली हम लोग कब करेंगे, व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द एवरेज। अगर ये पूछे कि एवरेज चार्ज ऑक्सीजन पे कितना है, नहीं समझे बात को? जैसे Yes. क्या होता है ना कि इफ देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन दी क्लास और हर स्टूडेंट का एज बताना होगा, तो हर स्टूडेंट्स के एज में और एवरेज एज में फर्क होगा ना? Yes, sir. सो द सेम डिफरेंस इज हियर आल्सो, कि एवरेज चार्ज मतलब सबका मिला के एवरेज निकाल दो कि 5 पे इतना चार्ज है तो 1 पे कितना आ जाएगा। ठीक है ना? चलो एक मैं और क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको अगर सॉल्व कर लिए, 2 क्वेश्चन दे रहे हैं तो समझ जाएंगे कि नाउ यू आर अंडरस्टूड द कांसेप्ट्स दैट वी हैव स्टडीड। H2SO5, इसका स्ट्रक्चर ये है, दूसरा है Na2S4O6, its structure is इसमें तो पता ही है ऑक्सीजन सल्फर एंड हाइड्रोजन, इसमें आएगा ऑक्सीजन सल्फर एंड सोडियम। तो पहले वाले में H का +6, O का -2 और -1 और H का +1। सेकंड वाले में H का O या +5, O का मेरे को डोंट स्पीक, बाकी भी सुन लेंगे, ठीक है ना? तो बाकी को खुद से करने दो, यू जस्ट सेंड मी योर मैसेज। ओके।
तो इसमें पर्सनल मैसेज का ऑप्शन नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है, आता तो है। व्हाट्सएप पे भेज दो। सर नंबर बता दो। कौन बोल रहे हो? आदित्य। आदित्य, उस दिन भेजे थे ना? नहीं भेजे थे। दिस बाकी से हो गया? कर लिया। ठीक है आदित्य, गुड। अब ठीक है लिपिका, गुड।
क्या नहीं हुआ बाकी से? हो गया सर। आ गया? यस सर। देखो इसमें इन द फर्स्ट केस H2SO5 का केस अगर लेंगे तो इन दैट केस इफ यू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स, तो देखो ये H को ब्रेक किया प्लस आ गया, ऑक्सीजन पे इधर से माइनस आ गया, इसको ब्रेक करोगे ऑक्सीजन पे माइनस, सल्फर पे प्लस आ गया, इधर ऑक्सीजन को ब्रेक करोगे OH, H पे प्लस O पे माइनस आ जाएगा, इस OO को ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, दोनों पे 0 आ जाएगा, और इस S और O को ब्रेक करोगे तो O पे नेगेटिव आएगा, S पे पॉजिटिव आ जाएगा, और फिर फाइनली इस SO को ब्रेक करोगे तो O पे -2 + 2 इधर से आएगा और इधर से भी वही सेम चीज आ जाएगा। सो दैट मीन्स वी कैन से इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो -1 होगा, ये -1 होगा, ये +1 होगा, इस ऑक्सीजन का -2 होगा, ये +1 होगा, and the oxidation state of this sulfur is equal to +6, इस ऑक्सीजन का -2 और इस ऑक्सीजन का -2। एक चीज हमेशा जस्ट रिमेंबर वन थिंग, व्हेन एवर ऑक्सीजन इज हैविंग -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर कहीं भी दिखेगा तो उसका नाम याद रख लेना, दैट इज कॉल्ड पर ऑक्साइड, उसको बोला जाता है। ठीक है ना, कि मतलब जैसे O पे अगर -2 रहेगा तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड ऑक्साइड। तो इफ ऑक्सीजन इज हैविंग -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, that oxygen is called oxide, and if the oxygen which is having -1 oxidation state, that is called peroxide, उसको हम लोग बोलते हैं। Is it clear? So you just write it down. The oxygen which is having -2 oxidation state is called oxide, and the oxygen which is having -1 oxidation state is called peroxide, उसको बोलते हैं। ठीक है? Yes, sir. चलो नाउ कम टू दी सेकेंड केस। सेकेंड केस में जो है तो वी आर हैविंग व्हाट, तो अगर जैसे सोडियम और ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ोगे तो सोडियम पे प्लस आएगा, O पे माइनस आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड को ब्रेक करने से। ऑक्सीजन और सल्फर को ब्रेक करोगे तो ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, सल्फर पे प्लस आ जाएगा, फिर बाकी जैसे है इधर, फिर इधर ब्रेक करोगे वही सेम चीज आ जाएगा, O पे माइनस आ जाएगा, Na को तोड़ोगे तो इधर O पे माइनस, Na पे प्लस आ जाएगा। अब इसमें सल्फर सल्फर को ब्रेक करने से वी कैन से बोथ दी सल्फर आर सेम, तो इस पे जो चार्ज आएगा इस पे 0 चार्ज आएगा, सब पे जितने को भी ब्रेक करोगे सारे के सारे ऊपर 0 चार्ज आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, इस पे +1 रहेगा। अब इसको अगर ब्रेक करेंगे तो इन दिस केस यू कैन से ऑक्सीजन पे -2, सल्फर पे +2, इधर से +1 आया था, ऑक्सीजन से -2 और इधर से +2, इस पे 0 है, इस पे 0 है, and on this sulfur it is having -2 +2, इधर से +1 आया था और इधर से +2, ऑक्सीजन पे -2 आ जाए। तो we can say this sulfur is having +5 net charge, this sulfur is having +5, this sulfur and this sulfur is having 0 charge, इस पे आ जाएगा। The sodium is having +1 charge, sodium is having +1 charge, and all the oxygens are having the same oxidation state of -2, सब में आ जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. अब इसमें अगर पूछा जाएगा कि एवरेज चार्ज ऑफ सल्फर पर एटम,
तो एवरेज चार्ज ऑफ सल्फर पर एटम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो +5 +5 +0 +0 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 2.5 आएगा। तो ये एवरेज चार्ज हो जाएगा, जो कि हम लोग एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस +2.5 इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस वन, ठीक है। तो ये हमने देखा कि दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्चुअल केस में, रियल केस में हमें ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इज इट क्लियर? हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अगर हमें स्ट्रक्चर, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर राइट नाउ, तो अगर हमें स्ट्रक्चर का आइडिया नहीं है, वी डू नॉट हैव द आइडिया अबाउट दिस वन electronegativity. So since presently we do not have any idea about structure as well as electronegativity, so in such cases how do we calculate the oxidation state without knowing the structure as well as electronegativity? तो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि if कोई भी चीज हमें नहीं पता है तो हमें कुछ 2-4 चीज याद रखना पड़ेगा, उसको याद रखते हुए विदाउट नोइंग द स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे निकाल सकते हैं। और एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख लिए, देन वी विल यूज कि उससे कैसे हम लोग उसको यूज करेंगे, ठीक है ना। दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ओके ओके सर। Yes, sir. ओके ओके सर। ओके भाई। Thank you,